जो कार्ड्स खेलने का तरीका जो है यूएस का, वो हमेशा से इसी तरह का रहा है जी। चाहे वो किसी एक मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाई करवा रहा हो, लेकिन उस लड़ाई के दौरान वो 4-6 जगह पर और भी लड़ाई करवा रहा होता है जी। इनका गेम प्ले का जो प्रोसेस है, या गेम प्ले का आप ये कह सकते हैं कि जो इनका तरीक़ेकार रहा है वो हमेशा से इसी तरह का रहा है। देखिए वो उनको मेनली बिजी रखने के लिए, हाँ बिजी, उनको मेनली देखें आप ये देखें ना, वो सुपर पावर बने हुए हैं और उनको सुपर पावर स्टेटस मेंटेन करना है। ठीक है। तो जहाँ से भी उनको थ्रेट लगता है, और उनको मेनली थ्रेट लगता ही रशिया से है और चाइना से, क्योंकि वहाँ पर इनकी बेसिस नहीं है। देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये अगर लड़े हैं तो उस वक्त जर्मनी से लड़े थे मेनली, तो जर्मनी के अंदर इनकी, यूरोप के अंदर सबसे बड़ी बेस वहाँ पे। फिर इटली के अंदर भी उनकी बेसिस हैं, क्योंकि वो भी फोर्सेस थोड़ा सा अलग थी। और फिर यहाँ पर आगे अगर हम ईस्टर्न इस फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पर जापान के अंदर इनकी बहुत बड़ी बेसिस है, क्योंकि जापान के ऊपर इन्होंने वो अटैक्स किया था, जापान ने इनके ऊपर अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, उसको उन्होंने एक्सक्यूज़ बना के वो किया। तो इसी तरह से ये अपनी ग्लोबल हेजेमनी जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है। अब बाकी जो प्लेयर्स इनका साथ देते हैं वो सिर्फ इसीलिए साथ देते हैं क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि भाई ये सुपर पावर तो ये है, अब जो ये कहते हैं उसको सबको मानना पड़ता है। अब ये इनकी जो हेजेमनी है वो बेसिकली इनकी करेंसी है, और अब उनको नज़र आ रही है कि करेंसी के ऑल्टरनेट आ रहे हैं, ब्रिक्स भी बन रहा है, चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर बन के उभरा है इन पिछले 50-60 सालों में। तो ये इनको नज़र आ रहा है कि इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, तो अब उसको कंटेन करने के लिए वो हर जगह में आपको लगेगा ये है, और पस मंज़र में भी होते हैं और बैकग्राउंड में भी यही बेसिकली चल रहा होता है कि यूएस जो है किस तरह से अपने आप को सुपर पावर रखने के लिए इसकी कभी सपोर्ट ले रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। वो चीज़ें जो है ना, जहाँ इसको लगता है कि हम मुझे कहीं से थ्रेट है, ये वहाँ पर जाके फ़ौरन उसको जो है ना कंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये अगर इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है इस तरफ यूएस के साथ मिलकर जापान और साउथ कोरिया, तो इसमें आखिर में ये बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो हम थोड़ा सा कंक्लूजन करके और इसको दूसरी तरफ भी लेके आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बनाने की एक वजह, मेरे 2 सवाल आते हैं इसी के अंदर। एक तो ये कि क्या ये बनाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है, या फिर ये अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान और ईरान को भी किसी तरह से इसके ज़रिए से कंट्रोल करेंगे? वैसे तो पाकिस्तान को तो IMF के ज़रिए भी कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन तीनों को इस हवाले से कंटेन करना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडिया को भी? ठीक है, ज़ाहिर है वो भी एक टेक के अंदर एक इमर्जिंग पावर है। तो दूसरी तरफ जो है वो ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जो एक थ्रेट बनता है नज़र आ रहा है यूएस के लिए, क्या इसके ज़रिए से वो कहीं ना कहीं उसको भी कंटेन करने और उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेंगे? देखिए जहाँ तक पहले हम ये बात कहते हैं, ये जो अलायंस बन रहा है यूएस, जापान और साउथ कोरिया के, ये आपस में अलाइज हैं ऑलरेडी। आई मीन यूएस अब जापान के साथ भी अलाय है और यूएस साउथ कोरिया के साथ भी है। जापान और कोरिया के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं वो इसी वजह से इतने अच्छे नहीं थे आपस में। वो उसकी हिस्ट्री यही है कि जो वॉर्स हुई थी, जापान ने असल में कोरिया पे कब्ज़ा किया हुआ था। ठीक है, उनका कोरिया पे भी कब्ज़ा था, चाइना के साथ भी वो लड़े हुए थे। तो वो जो पुरानी आपके कह लें हार्ट फीलिंग्स है ना, वो ख़त्म नहीं है। लेकिन अब साउथ कोरिया और क्या कहते हैं जापान में आपस में थोड़ा बहुत वो चल रहा है, तो यूएस बेसिकली उस को बेस बना के मीडिएट कर रहा है कि भाई हम तीनों जो है ना अब मिल के जो है ना अपना मुकाबला करेंगे, किसी ने हमें हाथ लगाया इसका मतलब हम सबको हाथ लगाया, वो एक्सक्यूज। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि उससे अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पे इसका कोई उस चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान को कंटेन करने के लिए उनके पास दूसरे टैक्टिक्स हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरे जो बात आपने की थी ब्रिक्स वाली, वो इससे तो नहीं होगी। उसके लिए ये लोग फाइनेंशियली जो है ना, आप देख लें कि यूएस कंट्रोल करता है बेसिकली अभी ग्लोबल फाइनेंस को, तो और ब्रिक्स उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो अब ये जो थॉट्स आ रही हैं लोगों की, वो ये आ रही हैं कि यूएस जो है एक क्राइसिस मैन्युफैक्चर करेगा और उस क्राइसिस के बाद जो है वो एक
ग्लोबली, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक सेटअप है, तो वो ग्लोबली कोई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया पे मुसलत करने की कोशिश करेंगे। यानी उसके बाद यानी जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसके कोलैप्स के बाद फिर भी वो कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं जिससे वो ही डोमिनेंट रहे। और वो अब देखते हैं वो कितना उसमें जो है सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनके पास कोई इसका प्लान फुल प्रूफ प्लान है। तो विल सी, ये तो टाइम थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा कि ब्रिक्स के ख़िलाफ़ ये क्या जो है अपनी स्ट्रेटजी लेके आते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि गोल्ड जो है बहुत तेज़ी से, गोल्ड की आप देखेंगे प्राइसेस ऊपर जाएंगे बहुत तेज़ी से, और डॉलर बहुत तेज़ी से डिवैल्यू होगा। और ये सब बेसिकली आइडिया ये लगाएंगे कि ये हमारी बैड पॉलिसीज़ की वजह से हुआ था, अब हम दूसरी तरह से चीज़ें करेंगे। और उस वक्त ये कोशिश ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी हो सबके पास, पेपर करेंसी का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। वो तो इनका लॉन्ग टर्म प्लान, तो ये बेसिकली लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये कोशिश करेंगे। और ये जो आपकी प्राइवेटली जो भी रन क्रिप्टो करेंसी, इनके ऊपर भी ये लोग पॉलिसीज़ ऐसे लेके आएंगे। इथेरियम बिटकॉइन और भी जो तकरीबन 1000 के से ज़्यादा अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, चंद एक बहुत मशहूर हैं, बाकियों का बहुत सारे लोगों को नाम लेट्स से वो जो टॉप 50 भी हैं, उन यानी ये कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिसकी वजह से इथेरियम को शायद ये लोग नहीं करें, लेकिन बिटकॉइन जो करेंसी, जो इसका करेंसी वाला फैक्टर है, ब्लॉकचेन के पूरे ये लोग नहीं कर सकते, ब्लॉकचेन तो ये खुद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो होगी ना, उस पर ये लोग किसी ना किसी तरह से पाबंदी लगाएंगे। लेकिन सूरत हाल बहुत डिफरेंट है, तेज़ी से चेंज हो रही है इंटरनेशनली, अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका में भी, एशिया में भी, और हो भी सकता है कि बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए। आई मीन ये पॉसिबिलिटी है। आई मीन और क्योंकि पुतिन जो है वो बैक डाउन तो नहीं कर रहा है, और उसको पता है कि ये लोग मूड में नहीं है कि जंग हो, लेकिन वो इनको इतना पुश करेगा जब हालात ऐसे हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी को गिव करना पड़ेगा। तो कौन ब्लिंक करता है पहले, वो फिर टाइम और वो WWE तो होनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमें अगर पजल हम जोड़ने बैठें, किसी और प्रोग्राम के अंदर एक दिन किसी की दिन इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेंगे कि एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जी, जो एंड ऑफ टाइम है, उससे पहले जो है वो एक बड़ी जंग तो होनी है, जो आखिरी जंग होगी। तो पजल अगर जोड़ने बैठे तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ से निकलती खुलती भी नज़र आती हैं। इंशाल्लाह किसी दिन उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। ठीक है अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपने इतनी कीमती बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो एक बार फिर ट्राई का जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, बेसिकली वो एक मिनी फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं इस तरह की कि US, जापान और साउथ कोरिया की एक आर्मी बनेगी जो कि मिनी नेटो कहलाएगी। इस तरह की कोई चीज़ शायद हो जाए। अभी मीटिंग एक बड़ी ऑफिशियली एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हम इंशाल्लाह ताला दोबारा भी इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की ये जो बातें हैं, ये कीमती मालूमात हैं जो मेन स्ट्रीम पर आपको नज़र नहीं आती, सोशल मीडिया पे भी इसीलिए नज़र नहीं आती, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। वजह उसकी यही होती है जो हमारा प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं, ताकि आपको किसी न किसी तरह दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कौन कौन से खेल खेल रहा है, वो आपको बताया जाए, ताकि आपका माइंड तैयार हो, आप ग्लोबली सोचें और उसके मुताबिक आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमने क्या करना है, जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान को बचाएं भी और पाकिस्तान को एक इमर्जिंग पावर भी बनाएं किसी तरीके से। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ मोहम्मद सादिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।